दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम आपको इस वीडियो में नेपोलियन बोनापार्ट की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। एक सैन्य नेता से फ्रांस के सम्राट बनने तक का सफ़र। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी सैन्य नेता और सम्राट थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में बहुत ही तेज़ी से जीत हासिल की थी। कॉर्सिका आइलैंड पर जन्मे नेपोलियन तेज़ी से फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सेना की रैंकों के माध्यम से उठे। सन 1799 के तख्ता पलट में फ्रांस में राजनीतिक ताकत को जब्त करने के बाद उन्होंने सन 1804 में खुद को सम्राट का ताज पहनाया। सियासत में तेज और सैन्य रणनीतिकार नेपोलियन ने यूरोपीय देशों के अलग अलग रिश्तों के खिलाफ जंग छेड़ दी और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। 1812 में रूस के फ्रांसीसी हमले के बाद नेपोलियन ने 2 साल बाद तख्त को छोड़ दिया और एल्बा के आइलैंड पर भेज दिया गया। 1815 में वो अपने 100 दिनों के अभियान से सत्ता में लौट आए। वाटरलू की लड़ाई में एक कुचल हार के बाद वो एक बार फिर से सेंट हेलेना के दूर दराज के आइलैंड पर भेज दिए गए, जहां 51 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 में शुरू हुई और 3 साल के अंदर क्रांतिकारियों ने राजशाही को उखाड़ फेंका और एक फ्रांसीसी आज़ाद राज्य का ऐलान किया। क्रांति के शुरुआती सालों के दौरान नेपोलियन मोटे तौर पर कॉर्सिका में सेना और घर से छुट्टी पर थे। हिंसा के वक्त क्रांति के दुश्मनों के खिलाफ नेपोलियन को सेना में ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट दी गई। जुलाई सन 1794 में रॉबेस्पियर के सत्ता से गिरने और ग्लोटिन के बाद नेपोलियन को भाइयों के साथ अपने रिश्तों को लेकर घर में नज़रबंद कर दिया गया था। सन 1795 में नेपोलियन ने पेरिस में क्रांतिकारी सरकार के खिलाफ एक शाही बगावत को दबाने में मदद की और मेजर जनरल की पोस्टिंग की गई। सन 1792 में फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार अलग अलग यूरोपीय देशों के साथ सैन्य जंग में लगी हुई थी। सन 1796 में नेपोलियन ने एक फ्रांसीसी सेना की कमान संभाली और ऑस्ट्रिया की बड़ी सेनाओं को हराया। 1797 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने कैम्पो फॉर्मियो की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके नतीजतन फ्रांसीसी के लिए क्षेत्रीय फायदा हुआ। 1795 में फ्रांस पर शासन करने वाले 5 लोगों के ग्रुप डायरेक्टरी ने नेपोलियन को इंग्लैंड पर हमले का नेतृत्व करने की पेशकश की। नेपोलियन ने सोचा कि फ्रांस की नौसैनिक सेना अभी तक ब्रिटिश रॉयल नेवी के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं। इसके बजाय उन्होंने भारत के साथ ब्रिटिश कारोबारी रास्तों का सफाया करने की कोशिश की और मिस्र पर हमला करने की सोची। जुलाई सन 1798 में पिरामिड की लड़ाई में नेपोलियन के सैनिकों ने मिस्र के सैन्य शासकों ममलूकों के खिलाफ जीत हासिल की। अगस्त सन 1798 में नील नदी की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने उनके नौसैनिक बेड़े को लगभग तबाह कर दिया और तबाह कर दिए जाने के बाद जल्द ही उनकी सेना फंस गई थी। इजराइल में मौजूद एखर उस गर्मी में नेपोलियन ने मिस्र में अपनी सेना को छोड़ने और फ्रांस लौटने का रास्ता किया। नवंबर सन 1799 में 18 ब्रूमायर के तख्ता पलट के रूप में जानी जाने वाली एक घटना में नेपोलियन एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा थे जिसने फ्रांसीसी को उखाड़ फेंका था। डायरेक्टरी को 3 मेंबर्स वाणिज्य दूतावास से बदल दिया गया और नेपोलियन पहले कौंसल बन गए, जिससे वो फ्रांस के राजनीतिक व्यक्ति बन गए। जून 1800 में मारेंगो की लड़ाई में नेपोलियन की सेना ने फ्रांस के 12 मासी दुश्मनों में से एक ऑस्ट्रियाई लोगों को हरा दिया और उन्हें इटली से बाहर निकाल दिया। जीत ने नेपोलियन की ताकत को पहले कौंसल के रूप में मजबूत करने में मदद की। इसके अलावा 1802 में अमीनस की संधि के साथ जंग से थके हुए ब्रिटिश फ्रांसीसी के साथ शांति के लिए सहमत हुए।
लेकिन कहा जाता है कि ये शांति सिर्फ 1 साल तक चली। नेपोलियन ने क्रांतिकारी फ्रांस के बाद हालातों को काबू करने के लिए काम किया। उन्होंने बैंकिंग और एजुकेशन जैसी फील्ड में बदलाव लाने की कोशिश की और अपने शासन और पोप के बीच के रिश्तों को बदलने की मांग की, जो क्रांति के दौरान परेशान थे। उनकी सबसे ज़रूरी खूबियों में से एक नेपोलियन की संहिता थी, जिसने फ्रांसीसी कानून को बहाल किया और आज भी फ्रांसीसी नागरिक कानून की नींव बना रही है। 1809 में एक संवैधानिक संशोधन ने नेपोलियन को पहला कौंसल बनाया। 2 साल बाद सन 1804 में उन्होंने पेरिस में नोट्रे डेम के कैथेड्रल में एक समारोह में खुद को फ्रांस के सम्राट का ताज पहनाया। 1803 से 1815 तक फ्रांस नेपोलियन जंगों में लगा हुआ था। यूरोपीय राष्ट्रों की जंगों और 1803 में आंशिक रूप से भविष्य के युद्धों के लिए धन जुटाने के रूप में नेपोलियन ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांस के लुइसियाना शहर को नए स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका को $15 मिलियन में बेच दिया। एक लेन देन जिसे बाद में लुइसियाना खरीद के रूप से जाना जाने लगा। अक्टूबर सन 1805 में ट्राफलगर की लड़ाई में अंग्रेजों ने नेपोलियन के बेड़े का सफाया कर दिया। इसी साल दिसंबर में नेपोलियन ने हासिल किया, जिसे ऑस्ट्रेलियंस की लड़ाई में उनकी सबसे बड़ी जीत में से एक माना जाता है। इसमें उनकी सेना ने ऑस्ट्रियाई और रूसियों को हराया था। जीत का नतीजा ये हुआ कि पवित्र रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ और राइन के परिसंघ का निर्माण हुआ। 1806 में शुरुआत करते हुए नेपोलियन ने ब्रिटिश कारोबार के खिलाफ यूरोपीय बंदरगाह और ब्रिटेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर आर्थिक युद्ध छेड़ने की मांग की। सन 1807 में प्रशिया में फ्रीडलैंड में रूसियों की नेपोलियन की हार के बाद अलेक्जेंडर फर्स्ट को एक शांति समझौता तिलसिट की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1809 में फ्रांसीसी ने वग्राम की लड़ाई में ऑस्ट्रियाई लोगों को हराया, जिससे नेपोलियन को और भी ज़्यादा फायदा हुआ। इन सालों के दौरान नेपोलियन का साम्राज्य पश्चिमी और मध्य महाद्वीपीय यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में फैलता रहा। 1810 में रूस महाद्वीपीय व्यवस्था से हट गया। जवाबी कार्रवाई में नेपोलियन ने 1812 की गर्मियों में रूस में एक बड़ी सेना की कमान संभाली। एक पैमाने पर लड़ाई में फ्रांसीसी को उलझाने के बजाय जब भी नेपोलियन की सेना ने हमला करने की कोशिश की, रूसियों ने पीछे हटने की रणनीति अपनाई। नतीजतन एक विस्तारित अभियान के लिए खराब तैयारी के बावजूद नेपोलियन के सैनिकों ने रूस में गहराई तक चढ़ाई की। सितंबर में बोरोडिनो की लड़ाई में दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। नेपोलियन की सेना ने मॉस्को की ओर कूच किया, सिर्फ ये पता लगाने के लिए लगभग पूरी आबादी को खाली कर दिया गया था। पीछे हटने वाले रूसियों ने दुश्मन सैनिकों को आपूर्ति से वंचित करने की कोशिश में शहर भर में आग लगा दी। आत्मसमर्पण के लिए 1 महीने के इंतजार के बाद, जो कभी नहीं आया, नेपोलियन को रूसी सर्दियों की शुरुआत का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी भूखी थकी हुई सेना को मॉस्को से बाहर करने का हुक्म देना पड़ा। पीछे हटने के दौरान उनकी सेना को अचानक हमलावर रूसी सेना से लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा। अभियान शुरू करने वाले नेपोलियन के 6 लाख सैनिकों में से सिर्फ 1 लाख सैनिक ही रूस से बाहर निकल पाए। इस नुकसान के बाद 1813 में लीपजिंग की लड़ाई हुई, जिसे राष्ट्रों की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें नेपोलियन की सेना एक गठबंधन से हार गई थी, जिसमें ऑस्ट्रियाई, रशिया, रूसी और स्वीडिश सैनिक शामिल थे। नेपोलियन फिर फ्रांस के लिए पीछे हट गए और मार्च सन 1814 में गठबंधन सेना ने पेरिस पर कब्जा कर लिया। 6 अप्रैल सन 1814 को नेपोलियन तब अपने 40 के दशक के मध्य में तख्त को छोड़ने के लिए
मजबूर हो गए। फॉन्टेनब्लियो की संधि के साथ उन्हें इटली के तट पर भूमध्य सागरीय द्वीप एल्बा में भेज दिया गया था, जबकि उनकी पत्नी और बेटा ऑस्ट्रिया चले गए। 26 फरवरी 1815 को नेपोलियन एल्बा से भाग गए और 1000 से ज़्यादा समर्थकों के साथ फ्रांसीसी के लिए रवाना हुए। 20 मार्च को वो पेरिस लौटे, जहां भीड़ ने उनका स्वागत किया। नया राजा लुई 18 भाग गया था और नेपोलियन को अपने 100 डेज अभियान के रूप में जाना जाने लगा। नेपोलियन के फ्रांस लौटने पर सहयोगियों का एक गठबंधन ऑस्ट्रियाई, ब्रिटिश, रशिया और रूसी, जो फ्रांसीसी सम्राट को दुश्मन मानते थे, जंग की तैयारी करने लगे। नेपोलियन ने एक नई सेना खड़ी की और पहले से हमला करने की योजना बनाई, इससे पहले कि वो उसके खिलाफ एक संयुक्त हमला शुरू कर सके। एक एक करके 2 देशों की सेना को हरा दिया। जून 1815 में उनकी सेना ने बेल्जियम पर हमला किया, जहां ब्रिटिश और रशिया के सैनिक तैनात थे। 16 जून को लिगिनी के युद्ध में नेपोलियन की सेना ने रशिया के लोगों को हरा दिया। 2 दिन बाद 18 जून को ब्रसेल्स के पास वाटरलू की लड़ाई में रशिया के लोगों की मदद से अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को कुचल दिया। अक्टूबर सन 1815 में नेपोलियन को दक्षिण अटलांटिक महासागर में सुदूर ब्रिटिश आइलैंड में सेंट हेलेना में कैद कर दिया गया था। 5 मई 1821 को 51 साल की उम्र में पेट के कैंसर से उनकी मौत हो गई। दोस्तों, इसी में की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।